अर्चना जी रियाना की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी उनका हाथ किसी ने पकड़ लिया। अर्चना जी ने पलटकर देखा तो उनके सामने तान्या खड़ी थी, जो उन्हें अपने ही नम आंखों से देख रही थी। तान्या जल्दी आई और वो रोते हुए बोली, मोम, ये सब रियाना का प्लान है, जिसमें तिरसांश जी भी उसे सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है ना, रियाना तिरसांश जी को पसंद करती है। मैं आपकी बेटी हूँ। ये रियाना तो उस रोहिणी की बेटी है। जिससे अर्चना जी रियाना को देखने लगी, जिसकी आंखों में भी दर्द था, पर रियाना के चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया और फिर गुस्से से बोली, मिस्टर तिरसांश भारद्वाज, हमें आपसे कोई सगाई नहीं करनी। आपने हमें समझ के क्या रखा? जब हम आपसे प्यार करते थे तो आपने हमें नकार दिया, और अब हम मूव ऑन कर चुके हैं तो फिर से हमारी ज़िंदगी में आने की सोच रहे हैं। हमें आपसे कोई भी मतलब नहीं है, और ना ही हमें आपसे सगाई करने में दिलचस्पी। एंड मिस तान्या, आपने कोई प्लान नहीं बनाया। अगर तुम्हें हम पर शक है तो आप मिस्टर सरीन और मिसेस सरीन के साथ डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, वो भी अपने जान पहचान के किसी डॉक्टर से। खबरदार जो हम पर कोई झूठा अंजाम लगाया। और हाँ, हमें तुम्हारे पियोंसों से सगाई भी नहीं करनी। इन्हें अपने पास रखो या मत करो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद वो सरीन फैमिली की तरफ देखते हुए बोली, आप लोग ये मत सोचिए कि हम आपकी प्यारी तान्या का हक छीन देंगे। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले। आप इसे हमेशा अपनी बेटी बनाकर रखिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली गई। वही तिरसांश बस उसे देखता ही रह गया। रियाना ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, मगर उस पर उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसे दिल में दर्द हो रहा था। भाई पंडित जी, जो कब से ये सब देख रहे थे, वो भारद्वाज फैमिली से बोले, वो लड़की ही तिरसांश के लिए बनी है, क्योंकि वो लड़की मौत से लड़कर वापस आई है, और तिरसांश के कुंडली में रे नाम की लड़की का ही योग है। इस कुंडली में भी रियाना नाम ही लिखा हुआ, और तिरसांश और उस लड़की के 35 गुण मिल रहे हैं। वही ये सब सुनकर तो भारद्वाज फैमिली और सरीन फैमिली भी हैरान रह गई। तभी अर्चना जी ने कुंडली देखी तो सच में उस पर रियाना लिखा हुआ था, और उसमें डेट और टाइम भी वही था जो उसकी बच्ची का बर्थ टाइम था, जिससे उसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। मगर जैसे ही उसे रियाना की बातें याद आई, अचानक ही वो बेहोश हो गई, जिससे सब उसे संभालने लगे। इधर तान्या की तो आज पूरी जिंदगी ही पलट चुकी थी। वो बस बेसुसी सब कुछ देख रही थी। तान्या के सारे दोस्तों को भी सच्चाई पता चल चुकी थी, यहाँ तक कि एक लड़की ने कॉलेज फोरम में भी ये पोस्ट कर दिया था कि तान्या नहीं बल्कि रियाना सरीन खानदान की रियल डॉटर है, जिससे पूरे कॉलेज फोरम में कोहराम मचा हुआ था। तान्या का फ़ोन भी लगातार बजे जा रहा था, मगर इस वक्त तान्या को कोई भी होश नहीं था। शौक तो सारा को भी लगा था। वो तो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी, मगर वो क्या कर ही सकती थी। वो कुछ भी कहे, मगर सच्चाई यही थी कि तान्या सरीन खानदान की असली बेटी नहीं है। इधर अर्चना जी को होश में लाया गया, मगर जैसे ही वो होश में आई, वो पैनिक करने लगी। वो रोते हुए बोली, मुझे मेरी रियू, मेरी प्रिंसेस वापस लाओ, मुझे उसे मिलना। जिस पर प्रतीक जी बोले, अर्चना जी शांत हो जाइए, हम घर जा रहे। इतना बोलकर उसने भारद्वाज फैमिली से विदा ली और वहाँ से सरीन फैमिली के लिए निकल गए। भारद्वाज फैमिली ने सरीन फैमिली के जाने के बाद सभी मेहमानों का विदा किया। वही सब लोग हॉल में बैठे थे। तभी तारा जी बोले, तिरसी, ये सब तुम्हें कैसे पता चला कि तान्या सरीन फैमिली की असली बेटी नहीं है? जिस पर तिरसांश बोला, मोम, एक्चुअली हॉस्पिटल से मेरे दोस्त का कॉल आया था कि जिस लड़की से मैं सगाई कर रहा हूँ वो सरीन फैमिली की असली बेटी नहीं है, क्योंकि शायद किसी ने वह डीएनए टेस्ट के लिए अर्चना आंटी, प्रतीक अंकल और तान्या का ब्लड दिया था। जब डीएनए टेस्ट किया गया तो रिपोर्ट नेगेटिव आई, और फिर बाद में जब रियाना का डीएनए अर्चना आंटी से हुआ तो वहाँ पॉजिटिव आया। तभी तारा जी बोले, जिस तरह से रियू बात कर रही थी, मुझे लगता है उसे ये सब पहले से ही पता था, मगर वो आज शांत क्यों थी? जिस पर ऋषभ बोला, शायद वो भाई से सगाई के बाद बताने वाली थी, जिसे सब लोग तिरसांश को देखने लगे, जो कि ऋषभ को घूर रहा था। मगर आज ऋषभ डरा नहीं, बल्कि तिरसांश की आंखों में आंखें डालकर बोला, भाई आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, मगर रियाना आपको इतनी जल्दी माफ़ नहीं करेगी। वो बहुत ही ज़्यादा जिद्दी है। अगर उसने कुछ चीज़ सोच ली तो वो उस चीज़ के पीछे कभी नहीं हटती। अभी मुझे उसे देखकर लगता है कि वो आपसे सगाई तो छोड़िए, बात भी नहीं करेगी। रिसाना और पूरी फैमिली ने भी हामी भरी।
तभी सरोजी बोली, मुझे एक बात समझ नहीं आई, जब रियाना ही तिरसान से के लिए बनी है तो तान्या की कुंडली में कैसे सेम टाइम और गुण बताए गए। सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी ऋषभ बोला, मुझे लगता है किसी ने जानबूझकर यह सब किया ताकि भाई की शादी कपकेक से न होकर तान्या से हो जाए। सरीन फैमिली में से तो कोई ऐसा नहीं कर सकता, फिर ये किसका काम होगा। जिस पर तिरसान बोला, किसी का भी काम हो मगर मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर मन में बोला, उस शख्स की वजह से मुझे मेरी जाना से दूर रहना पड़ा। वही दूसरी तरफ सरीन मैंसन में अर्चना जी मैंसन के अंदर दौड़ते हुए आई। वो जोर जोर से रियाना को बुलाने लगी। तभी एक मैड आई और वो घबराते हुए बोली, मगर मैम छोटी मिस तो अभी आई ही नहीं है। जिससे सब एक दूसरे को देखने लगे। वही अर्चना जी घबराते हुए बोले, प्रतीक जी प्रिंसेस कहा, प्लीज उसे ढूंढिए, आखिर वो अभी कहाँ जा सकती है। तभी दो शख्स अंदर आए जिन्हें देखकर सब हैरान रह गए। ये कोई और नहीं बल्कि अद्विक और निशांत खड़े थे। वे दोनों ही सगाई में नहीं आ पाए थे क्योंकि दोनों की ही फ्लाइट लेट हो चुकी थी, मगर घर में ऐसा माहौल देखकर दोनों ही थोड़ा सा अब घबरा गए। तभी अद्विक जल्दी से आगे आया, फिर अपनी मोम से बोला, मोम क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं। जिस पर अर्चना जी जल्दी से खड़ी हुई। वो अद्विक से बोली, आदि रियू का पता नहीं कहाँ चलेगी, वो अभी तक घर भी नहीं आई। जिससे अद्विक और निशांत दोनों ही परेशान हो गए। निशांत भी रियाना से बहुत ही प्यार करता था। वो सारा से ज़्यादा रियाना के क्लोज था, पता नहीं क्यों, मगर उसे तान्या और सारा दोनों ही ड्रामेबाज लगती थी, इसलिए वो रियाना को उन दोनों से ज़्यादा प्रायोरिटी देता था। अद्विक बोला, मोम डोंट वरी, आप रोइए मत, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। इतना बोलकर उसने रियाना को कॉल किया, मगर रियाना का फ़ोन बंद आ रहा था। उधर एक फैक्ट्री में रियाना बेहोश पड़ी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और मुंह बंद किया गया था। तभी उसके शरीर में हलचल होने लगी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, मगर अचानक ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ क्योंकि वो खुद के हाथों को मूव नहीं कर पा रही थी, जिससे वो हैरान रह गई। तभी उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पैर और मुंह बंद किया गया। वो हिलने लगी। वो खुद को रस्सी से आज़ाद करने लगी, मगर वो रस्सी नहीं खुली। तभी वहाँ उजाला हो गया। इसी के साथ दरवाज़ा खुला और कुछ लोग अंदर आए। जब रियाना ने अपने सामने अनजान चेहरे को देखा तो वो हैरान रह गई। अचानक ही उसका चेहरा सख्त हो गया। वो अपनी ठंडी आंखों से उन सबको घूरने लगी, जिससे वो आदमी हैरानी से रियाना को देखने लगा, मगर उसके बॉस को ये बात पसंद नहीं आई। वो तेज आवाज़ में बोला, ए लड़की घूरेगी, तेरी इतनी हिम्मत, आँखें नीचे कर। जिसे सुनकर रियाना की आंखें और ठंडी होगी। वो अपने गुस्से भरी आवाज़ में बोली, हमें यहाँ क्यों लाया गया, हमने तुम लोगों का क्या बिगाड़ा। जिस पर वो लोग रियाना को देखने लगे मगर कुछ नहीं बोले। तभी रियाना बोली, हमने कुछ पूछा, जवाब दो, तुम हमें जानते नहीं हो, हम सरीन खानदान की बेटी है रियाना सरीन, वो हमें ढूंढ रहे होंगे। अगर तुम लोग उनके हाथों गलती से भी लग गए तो वो लोग तुम लोगों को जान से मार देंगे। हमें पता तुम बस एक भाड़े के टट्टू हो, तुम्हारे पीछे कोई और ही है। जिस पर उनका बॉस, जिसका नाम रॉकी भाई था, वो बोला, तुम कोई भी हो, हम किसी से नहीं डरते और तुमने किसी ऐसे इंसान को परेशान किया जिसे तुम्हें नहीं करना चाहिए था। इसकी सज़ा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। इतना बोलकर उसने अपने आदमी को कुछ इशारा किया। उन सब के चेहरे पर हैवानियत नजर आ रही थी, मगर रियाना के चेहरे पर कोई डर नजर नहीं आ रहा था। वो बस गुस्से में उन सबको देख रही थी। अचानक रियाना के दिमाग में एक दृश्य घूमने लगा जिसमें इसी तरह उसे किडनैप किया गया था। अचानक झटके से उसकी आंखें खुल गई। ये वही दिन था जिस दिन रियल रियाना को ऐसे ही किडनैप किया गया था। फिर उसकी कुछ न्यूड फोटो शूट कर उन्हें इंटरनेट पर डाला गया था, जिससे रियाना ये सब और भी नफरत करने लगे थे और वो बदनाम हो चुकी थी। मगर फिर भी शरीर फैमिली ने उसे नहीं छोड़ा, बल्कि अद्विक ने वो सारी फ़ोटो इंटरनेट से हटवा दी। मगर रियाना बदनाम हो चुकी थी, मगर उसे ये कभी पता नहीं चला कि उसके साथ ऐसा किसने और क्यों किया। अभी भी सेम वही सिचुएशन थी, मगर रियाना अपने मन में बोली, नहीं, इस बार नहीं, इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम खुद के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। इन सब के पीछे जो भी होगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। वो मुस्कुराते हुए बोले, कितने रुपए लोगे। जिससे सुनकर सब लोग हैरान रह गए, मगर फिर उनका बॉस बोला, हम नहीं बिकने वाले, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जिस पर रियाना बोली, 50 लाख, क्योंकि वो गुंडे ऐसे ही थे, वो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे, इसलिए रियाना ने ये रास्ता अपनाया। रियाना मुस्कुराते हुए बोली, हम शरीर खानदान की इकलौती बेटी हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, हम तुम्हें अभी 50 लाख देंगे और तुम उस शख्स का नाम और नंबर दोगे और 50 लाख और। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम हमें नाम बताकर हमें जाने दोगे या
तुमसे जो बोला गया वो कर कर जान से जाओगे। उनका बॉस भी थोड़ा सोच में पड़ गया, क्योंकि ये सच था। भले ही वो रियाना को बदनाम कर देते, मगर वो खुद बच नहीं पाते, क्योंकि शरीर खानदान कोई आम आदमी नहीं था। वो एशिया की सबसे पावरफुल फैमिली में से एक थी। इसलिए उसका बॉस बोला, मगर हम तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करें। जिस पर रियाना बोली, ठीक है, हम अभी तुम्हें पैसे देंगे, मगर उसके लिए हमें हमारा फ़ोन चाहिए। मगर रॉकी को रियाना को शक से देखने लगा। वो थोड़ा रूड वॉइस में बोला, तुम खुद को ओवर स्मार्ट समझ रही हो, मगर हम बेवकूफ़ नहीं हैं। हम तुम पर भरोसा क्यों करें। जिस पर रियाना बोली, ठीक है, मत करो भरोसा, मगर फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओ, क्योंकि अभी तक तो पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी गई होगी। जो कि सच भी था। जैसे ये बात त्रिशांश को पता चली, उसने पूरे शहर में जाम लगा दिया। यहाँ तक कि उसने सारी पुलिस फोर्स को भी इस काम में लगा दिया था। पुलिस हर जगह रियाना को ढूंढ रही थी। वही अद्विक ने और सरीन फैमिली ने रियाना को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। अर्चना जी को तो रो रो कर ही बुरा हाल था, मगर तान्या सबको रियाना की फिक्र करता देख गुस्से में थी। उसे रियाना से नफरत हो रही थी, क्योंकि तान्या सरीन खानदान की बेटी नहीं थी, जिस पर उसे सबसे ज़्यादा घमंड था। ऊपर से जिससे वो प्यार करती थी, उसने भी उसे छोड़कर रियाना को चुना था। वो अपने मन में बोली, काश वो रियाना है वहाँ से कभी वापस ही न आ पाए। फिर धीरे धीरे सब लोग रियाना को भूल जाएंगे और वो फिर से शरीर खानदान की इकलौती बेटी बन जाएगी। खंडर में रियाना की बातें सुनकर रॉकी के एक आदमी ने न्यूज़ ऑन की, जिसमें बताया जा रहा था कि पूरे शहर में जाम है, यहाँ तक कि हर गाड़ी को रोका जा रहा, जिससे रॉकी परेशान हो गया। तभी रियाना मुस्कुराते हुए बोली, क्या तुम लोग अभी भी नहीं मानोगी। रॉकी ने थोड़ी देर को सोचा, फिर बिना भाव के बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी बातें मानने के तैयार हूँ, मगर तुम्हें हमें यहाँ से जाने देना होगा, वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जिस पर रियाना मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम हमें मार सको, मगर फिर भी हम रियाना सरीन तुम्हें जवान देते हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। अब जल्दी से हमारे हाथ खोल, हमारा फ़ोन हमें वापस करो और उस शख्स का नाम या नंबर दो। जिस पर रॉकी ने उसके हाथ खोल दिए। रियाना के हाथ जैसे ही खुले, उसने एक थप्पड़ रॉकी को दे मारा। फिर अपने दांत पीसते हुए बोले, सारे आराम के पीले, तेरी इतनी औकात, तू हमें किडनैप करेगा। अगर हमने तुम्हें जबान न दी होती तो हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देते। खैर चल, अकाउंट नंबर बता। रॉकी का सिर थप्पड़ खाकर झन्ना चुका था। उसे समझ आ चुका था कि रियाना कोई आम लड़की नहीं है, क्योंकि उसके हाथ भले ही सॉफ्ट थे, मगर उसका थप्पड़ बहुत ही दमदार था। वो उसकी थप्पड़ खाकर उसकी ताकत का अंदाज़ा लगा सकता था। रियाना ने रॉकी को 50 लाख रुपए दिए और उसके बाद रॉकी ने उसको नंबर दे दिया। रियाना ने जैसे ही नंबर देखा, उसकी आंखों में मौत जैसी ठंडक आ गई। वो अपने मन में बोली, हमसे पंगा तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। उसने एक नज़र उन सबको देखा, फिर अजीब तरह से मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गई। उसके जाने की कुछ ही देर बाद वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से कुछ नकाबपोश बाहर निकले और उस फैक्ट्री के अंदर चले गए। वो लोग 50 से भी ज़्यादा थे। उन लोगों ने रॉकी और उसके साथियों को पूरे तरीके से घेर लिया। वही रियाना जैसे ही मेन रोड पर आई, अचानक ही ये गाड़ी उसके सामने आकर रुकी, जिसे रियाना के कदम रुक गए। उसने अपना सिर उठाकर देखा तो सामने खड़े शख्स को देखकर वो हैरान रह गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि त्रिशांश खड़ा था। त्रिशांश ने जैसे ही रियाना को देखा, वो दौड़कर उसके पास आ गया और उसने रियाना को टाइटली हग कर लिया, मगर रियाना ने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, यहाँ तक कि उसने उसे बैक हक भी नहीं किया। जिसे महसूस कर त्रिशांश ने रियाना को छोड़ दिया। वो रियाना को देखने लगा। वो नरमी से बोला, जाना तुम ठीक हो ना, तुम कहाँ थी। मगर रियाना ने कोई जवाब नहीं दिया। जिसे त्रिशांश रियाना को देखने लगा। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ी से चल रही थी। उसने झटके से रियाना का हाथ पकड़ा और उसे खुद से सटा लिया और वो उसे देखते हुए बोला, मैंने बोला तुम कहाँ थी। तुम्हें पता भी है मुझे कैसा महसूस हो रहा था। अर्चना आंटी का कैसा हाल है। जिस पर रियाना बोली, मिस्टर भारद्वाज, आपको मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात मेरी मोम की, तो मैं उन्हें संभाल लूँगी। इतना बोलकर उसने त्रिशांश को धक्का दे दिया, जिससे त्रिशांश अपने खाली हाथों को देखने लगा। तभी रियाना बोली, एक बात और मुझसे दूर रहिए मिस्टर भारद्वाज, मुझे आपका छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिससे तो सुनकर त्रिशांश हैरानी से रियाना को देखने लगा। वो ऐसा कैसे बोल सकती थी, मगर रियाना ने उसकी फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं की कि उसे कैसा लगेगा, जैसे पहले त्रिशांश नहीं करता था। हालांकि ऐसा रियाना को लगता था, मगर ये सच था या झूठ, इसका पता सिर्फ त्रिशांश को ही था। तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से अद्विक और निशांत बाहर निकले। उन्होंने जैसे ही रियाना को देखा, दोनों ने उसे हक कर लिया। फिर निशांत और अद्विक एक साथ बोले, प्रिंसेस आप यहाँ क्या कर रही हैं, आप घर ना जाकर यहाँ क्या करें। जिस पर रियाना बोली, सॉरी मिस्टर यंगसरीन, एक्चुअली मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बस चलते हुए इतनी दूर आ गई।
और मेरी वजह से आपको जो परेशानी हुई उसके लिए आई एम सॉरी। भाई रियाना के मुंह से फिर से भाई के बदले कुछ और सुनकर अद्विक और निशांत को अच्छा नहीं लगा, मगर वो कुछ नहीं बोले और रियाना से बोले ठीक है तुम ठीक हो ना, जिस पर रियाना ने सिर हिला दिया। तभी तेशान ने रियाना के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और रियाना गाड़ी में बैठ गई। वही तेशान अभी भी बस रियाना को ही देख रहा था, जिसने उसे एक बार भी नहीं देखा। तभी अद्विक तेशान के पास आया। उसने तेशान से बोला थैंक यू सो मच, तूने मेरी बहन को ढूंढ लिया। जिस पर तेशान कुछ नहीं बोला। उसने एक नज़र गाड़ी में बैठी रियाना को देखा और अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। वही रियाना को भी महसूस हो रहा था तेशान उसे ही देख रहा, मगर फिर भी उसने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। दोनों गाड़ियां वहां से निकल गई, मगर तेशान के गार्ड्स बहुत हैरान थे। उन्होंने पहली बार अपने बॉस को ऐसे परेशान देखा था। हालांकि वो पहले भी अपने सीक्रेट गार्ड्स को रियाना की प्रोटेक्शन करने के लिए बोलता था, मगर आज पहली बार था जो वह खुद उसे ढूंढने आया था। मगर उसे क्या मिला, रियाना ने उसे एक नज़र भी नहीं देखा, ऊपर से उसे दूर झटक दिया। उन्हें तेशान के लिए बुरा लग रहा था, मगर वो क्या ही कर सकते थे। वही तेशान के दिमाग में रियाना की बातें घूम रही थी, मुझे आपका टच पसंद नहीं है। जिसे याद कर तेशान को अपने सीने में दर्द होने लगा। उसे कुछ होश ही नहीं रहा, जिस वजह से उसकी गाड़ी सामने से आधी गाड़ी से टकरा गई और तेशान की गाड़ी टक्कर से उलट गई, क्योंकि सामने ट्रक था। तेशान का सिर टकरा गया, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा। जब गार्ड्स ने यह भयानक दृश्य देखा तो वो लोग कांप गए। वो लोग जल्दी से तेशान की गाड़ी की तरफ गए। उन्होंने जल्दी से तेशान को गाड़ी से निकाला और उसे दूसरी गाड़ी में बिठा दिया। जैसे ही तेशान को गाड़ी से निकाला गया, गाड़ी ब्लास्ट हो गई और उसके चित्र निकल गए। वही गार्ड्स पूरी तरह से डर गए। अगर तेशान गाड़ी में होता तो शायद उसे बचाना मुश्किल होता। गार्ड्स तेशान को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल गए। उन्होंने भारद्वाज फैमिली को भी एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। इधर दूसरी तरफ नकाबपोश आदमियों ने रॉकी और उसके आदमियों को चारों तरफ से घेर लिया, जिससे रॉकी और उसके आदमी हैरान रह गए, मगर वो कुछ सोच पाते उससे पहले ही उन नकाबपोश ने उन्हें बेहोश कर दिया और उन्हें वहां से लेकर निकल गए। इधर रियाना शरीर पेंशन पहुंची। जब वो हॉल में पहुंची तो उसने देखा अर्चना जी रो रही हैं, जिन्हें रोते देखकर उसे बुरा लगा। वो उनकी तरफ जाने के हुई, तभी उसने देखा कि तान्या उसके पास बैठे हुए, जिससे उसके कदम रुक गए। मगर जब अर्चना जी ने रियाना को देखा तो वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया। वो रोते हुए बोली रियू मेरा बच्चा, आप कहाँ गई थी? ऐसे बिना बताए कोई जाता है क्या? आपको पता है मैं कितना डर गई थी। रियाना को अपने दिल में गर्माहट सी महसूस हो रही थी। उसने भी अर्चना जी को टाइटली हक कर लिया, फिर रोते हुए बोली मोम मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं घर से थोड़ा दूर चली गई थी। आई एम सॉरी, आप मेरी वजह से परेशान हुई। जिस पर अर्चना जी बोली नहीं बच्चा, आप तो मेरी बेटी हैं, मैं तो बस आपकी फ़िक्र कर रही थी। वही अर्चना जी को रियाना की फ़िक्र करते देख तान्या को बहुत ही जलन हो रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। भाई सारा भी गुस्से से रियाना को घूर रही। तभी सरोज जी बोली ये घटिया औरत रोहिणी का है, ये सब उस घटिया औरत की वजह से हो रहा है। मुझे लगता है वो सब कुछ जानती थी। जिस पर सब लोग बोले हाँ वो कहाँ, मगर वहाँ रोहिणी नहीं थी। तभी सरोज जी बोली जिसने हमारी बच्ची को अनाथ आश्रम छोड़ा, उन्हें हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। प्रतीक पता लगवाओ, आखिर वो नर्स कहाँ? उस नर्स को भी शायद सब पता है वो इन सब के पीछे कौन है। भाई प्रतीक जी बोले हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। उन्होंने भी रियाना को अपने सीने से लगाया, फिर रोते हुए बोला आई एम सॉरी प्रिंसेस, हमारे होते हुए भी आपको इतना सफ़र करना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो, मैं एक अच्छा पापा नहीं बनना पाया। जिस पर रियाना बोली डैड ऐसा नहीं, आप और मोम तो वर्ल्ड के बेस्ट मोम डैड है। जब आपको मेरी सच्चाई पता नहीं थी तब भी आप दोनों ने मुझे प्यार करना नहीं छोड़ा। जिससे अर्चना जी और प्रतीक जी रियाना को प्यार से देखने लगे। वही अद्विक और निशांत हैरान थे। तभी सरोज जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर वो दोनों हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, फिर रियाना को देखा, जिसके चेहरे पर आज पहली बार असली खुशी नज़र आ रही थी। मगर तभी उसकी नज़र तान्या पर पड़ी, जिसके चेहरे पर दर्द नज़र आ रहा था। अद्विक को तान्या के लिए बुरा लगने लगा, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रियाना उसकी सगी बहन थी जिसने बचपन से ही बहुत सफ़र किया था। इसलिए उन्हें अभी तान्या से ज़्यादा रियाना की फ़िक्र थी। वही निशांत को तो रियाना की ही फ़िक्र थी, वो तो बचपन से ही रियाना की ही फ़िक्र करता था।
इधर दूसरी तरफ तिरसांस को ऑपरेशन रूम में ले जाया गया क्योंकि उसका काफ़ी खून लॉस हो चुका था। तभी वहाँ पूरी भारद्वाज फैमिली आ गई। वही तारा जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। गार्ड्स ने सारी बातें बता दी जिसे सुनकर तारा जी बेचैन होने लगी, मगर फिर भी उन्होंने रियाना से कुछ नहीं बोला क्योंकि तिरसांस की हरकतों की वजह से रियाना उससे ऐसा बिहेव कर रही थी, इसलिए उसे दोषी ठहराना गलत होगा। ऋषभ भी बहुत ही परेशान था। भाई रियाना और सारी औरतें तारा जी को संभाल रही थी। करीबन 3 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए और तारा जी से बोले, डॉक्टर मेरा बेटा कैसा है? जिस पर डॉक्टर बोले, मिसेज भारद्वाज मिस्टर भारद्वाज अभी ठीक नहीं है, उन्हें का काफ़ी खून लॉस हो चुका है, अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं। अगर उन्हें 24 घंटे के अंदर होश नहीं आए तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। इतना बोलकर वो वहाँ से चले गए, मगर तारा जी बेहोश हो गई थी। आखिर वो क्यों न बेहोश होती? तिरसांस उनका इकलौता बेटा था, वो उसे खोना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। ऋषभ ने तारा को गोद में उठाया और उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया। डॉक्टर भी उन्हें चेक करने लगे। तभी ऋषभ को कुछ याद आया। उसने अपना फ़ोन निकाला और रियाना को फ़ोन लगा दिया, मगर रियाना ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। वो खाना खाकर सो चुकी थी। आज का दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हेडेक था, इसलिए वो जल्दी ही सो गई थी। ऋषभ ने लैंडलाइन में फ़ोन किया, जो कि अर्चना जी ने रिसीव कर लिया, मगर जब उन्होंने ऋषभ की बात सुनी तो वो परेशान हो गई। जब सरीन फैमिली को ये बात पता चली थी, वो लोग भी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वही तान्या भी सबके साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई, मगर रियाना सोई हुई थी। वो बहुत थक चुकी थी, मगर किसी ने भी उसे नहीं उठाया। मगर निशांत घर पर ही था क्योंकि उसे रियाना के अलावा किसी से भी फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बचपन से ही सिर्फ रियाना की ही फिक्र करता, यहाँ तक कि वो सारा से भी दूर ही रहता था, जबकि वो निशांत की सगी बहन थी। इधर सरीन फैमिली हॉस्पिटल पहुंच गई। अर्चना जी ने तारा को अपने गले लगा लिया और उन्हें शांत करवाते हुए बोली, तारा सब ठीक हो जाएगा, तिरसांस ठीक हो जाएगा। जिस पर तारा जी बोले, अर्चना अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा। अर्चना जी की आंखों में आंसू बहने लगे। तभी तान्या भी आगे आई। वो तारा जी से बोली, आंटी ठीक हो जाएंगी, आप रोइए मत, वरना आप भी बीमार पड़ जाएंगी। तान्या जी ने आसपास देखा, मगर उन्हें रियाना कहीं भी नजर नहीं आई। जब अर्चना ने उन्हें आसपास देखते हुए पाया तो वो बोली, एक्चुअली रियाना बहुत थक गई थी, इसलिए वो सो गई थी। उसे अभी तक इस एक्सीडेंट के बारे में नहीं पता है, जिससे तारा जी थोड़ी शांत हुई। उन्हें लगा कि रियाना को तिरसांस की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। हालांकि अगर कोई और होता तो शायद वो इसका जिम्मेदार रियाना को ही मानता, मगर तारा जी बहुत ही समझदार थी, वो कभी भी एक तरफा फैसला नहीं लेती थी। तभी तान्या बोली, मगर एक्सीडेंट हुआ कैसे और बॉडीगार्ड क्या कर रहे थे? अर्चना जी ने भी यही सवाल किया। तभी बॉडीगार्ड ने सारी बातें बता दी। हालांकि उन्होंने रियाना ने क्या कहा था ये नहीं सुना था, मगर उन्होंने देखा था कि रियाना ने तिरसांस को खुद से दूर झटका था। वही जब तान्या ने ये सुना तो वो गुस्से से दांत पीसने लगी। वो गुस्से से बोली, आखिर रियाना को ये सब करने की क्या जरूरत थी? उसकी वजह से तिरसांस जी का एक्सीडेंट हो गया। जिस पर ऋषभ बोला, चुप रहो तुम, इसमें रियाना की क्या गलती है? ये एक्सीडेंट भाई की गलत ड्राइविंग की वजह से हुआ है। तुम हर बार इंजन का केक पर क्यों लगाती हो? जिससे तान्या हैरान रही, मगर वो फिर ऋषभ पर ही भड़क उठी और गुस्से से बोली, ऋषभ आखिर तुम अभी भी उस लड़की की साइड क्यों ले रहे हो, जबकि उसकी हरकतों की वजह से तिरस जी का एक्सीडेंट हुआ है? ना तो वो बिना बताई जाती और ना ही तिरसांस जी उसके पीछे जाते। ये सब रियाना की गलती है। द्विक जो कब से चुपचाप सुन रहा था, उसे तान्या की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो थोड़ी तेज आवाज में बोला, तान्या तमाशा करना बंद करो और हर चीज़ का इंजाम रियाना पर लगाना बंद करो। हाँ, वो तिरसांस से गलत तरीके से बात कर सकती है क्योंकि तिरसांस ने भी उसके साथ ये सब किया। वैसे भी ये उनका पर्सनल मैटर है, सब जानते हैं। तिरसांस ऐसा कोई इंसान नहीं है जो उसे किसी की बातों से इफेक्ट है। अगर एक्सीडेंट हुआ है तो इसमें तिरसांस की ही गलत ड्राइविंग की वजह से हुआ है, क्योंकि उसका माइंड काफ़ी स्ट्रेट में था। इससे रियाना की गलती कैसे हुई, जबकि वो तो आजकल तिरसांस से दूर ही रहती है। तो आइंदा रियाना पर इल्जाम मत लगाना। मैं नहीं चाहता अब मेरी बहन तुम्हारी या किसी और की वजह से सफ़र करे। बचपन से उसने बहुत ही कुछ सह लिया है। वही तान्या हैरान थी, उसे सदमा लग चुका था क्योंकि अद्विक उसे डांट रहा था और तो और वो रियाना को अपनी बहन बोल रहा था। तो क्या हो गया, रियाना उसकी सगी बहन है तो वो भी तो उसकी बहन है, बचपन से उसकी बहन थी। फिर आज एक सच ने उससे कैसे उसका रिश्ता तोड़ दिया? क्या आखिर अद्विक को उसके लिए बुरा नहीं लगना चाहिए? आखिर उसने आज बहुत कुछ खो दिया था, यहाँ तक कि अपना प्यार भी। मगर फिर भी हर कोई रियाना की फिक्र कर रहा था। उससे रियाना से और भी नफरत हो रही थी। वो मन ही मन बोली, रियाना तुम जिंदा क्यों? तुम्हें मर जाना चाहिए ताकि फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाए। अगर तुम ना होती तिरसांस जी मेरे होते, अभी तक हम दोनों इंगेज हो चुके थे, मगर तुम्हारी वजह से सब मुझे छोड़ दिया।
मगर मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। मैं तिरसांत जी को अपना मना करूंगी, मगर सबसे पहले मुझे तारा आंटी के दिल में तुम्हारे लिए नफरत पैदा करनी होगी। तान्या अपने मन में सारी चीज़ें सोच ही रही थी। वो तारा जी से बोली, आंटी मुझे लगता है रियाना तिरसांत जी को पसंद नहीं करती, इसलिए आपको रियाना को शादी के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कोई भी खुश नहीं रह पाएगा। रिसाना जो बहुत उदास थी, उसे तान्या से बहुत ज़्यादा इरिटेट फील हो रहा था, इसलिए वो गुस्से में बोली, तुम होती कौन हो हमारी फैमिली मैटर में बोलने वाली? वैसे भी अब तुम भाई की पियों से नहीं हो, ना ही तुम सरीन फैमिली की असली बेटे हो, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। तुम्हें कुछ भी बोलने का हक किसने दिया? और आज हम सब ने देखा भाई रियाना को पसंद करते हैं। पसंद किया, वह उससे प्यार करते हैं, इसलिए अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम ये सब कर भारद्वाज फैमिली की बहू बन जाओगी तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी। और रियाना के खिलाफ बातें फैलाना बंद करो। वही रिसाना की बातें सुनकर तान्या का चेहरा अजीब हो गया। उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि रियाना उससे इतना कुछ बोलेगी। वो आंसू भरी नजरों से अद्विक को देखने लगी, मगर अद्विक कुछ नहीं बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे रिसाना की बातें सही लग रही थी। इधर दूसरी तरफ तिरसांत को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और डॉक्टर बोले, आप लोग एक एक कर मिल सकते हैं, ज़्यादा भीड़ न करें। जिसे सब एक एक कर तिरसांत से मिलने लगे, मगर तान्या और सारा की बारी में रिसाना और ऋषभ ने उन दोनों को तिरसांत से नहीं मिलने दिया, जिस पर तान्या और सारा को बहुत गुस्सा आया, मगर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई। इधर दूसरी तरफ अपने सपने में तिरसांत को एक भयानक दृश्य नजर आ रहा, जिसमें उसके माथे पे ठंडा पसीना बहने लगा। उसने देखा जेल में रियाना को बहुत बुरी तरीके से बुली किया जा रहा, उसे टॉर्चर किया जा रहा है। रियाना की दिल देने वाली चीखें उसके दिल में डर पैदा कर रही थी। वहाँ एक शख्स भी मौजूद था जिसने पूरे ब्लैक आउटफिट पहन रखा था, साथ ही वो पूरा ब्लैक कपड़ों से लिपटा हुआ था, जिसे ये समझ नहीं आ रहा था वो लड़का है या लड़की। तभी उसे आगे का एक दृश्य हो रहा है, जिससे उसे बांध कर उसे करंट के झटके दिए जा रहे हैं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये सब वो फील कर चुका। उसे बहुत ही पेन हो रहा था। झटके के साथ साथ उसे रियाना के टॉर्चर करने की वीडियो को भी दिखाया जा रहा था, जिससे उसकी बची कुछ जान भी दर्द दे रही थी। वो इतना बेबस था कि वो खुद को और रियाना दोनों को ही नहीं बचा पा रहा था। वो ये सब फील कर ही रहा था। वो अभी भी हॉस्पिटल बेड पर था, बिल्कुल बेहोशी की हालत में पड़ा था। हालांकि उसका खून रुक चुका था, वो उठना भी चाह रहा था, मगर उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। वो चाहकर भी उठ नहीं पा रहा था। उसकी आंखों के कोने से आंसू बह रहे थे। इतना दर्द सहने की वजह से वो फिर से बेहोश हो गया। इधर बारिश और अद्विक ने सबको घेर भेज दिया था और वो दोनों ही तिरसांत के साथ रुके थे। तारा जी को भी मुश्किल से घर भेज दिया गया था। तान्या भी रुकना चाहती थी, मगर अफसोस ऋषभ और अद्विक ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उसे मजबूरन घर जाना पड़ा। घर जाने के बाद तान्या को बिल्कुल भी चैन नहीं आया। उसका मन कर रहा था रियाना के पास जाकर उसका मोड़ तोड़ दे, क्योंकि उसके हिसाब से ये सब रियाना की वजह से ही तिरसांत का एक्सीडेंट हुआ था। अगली सुबह करीब 7 बजे अचानक ही तिरसांत की आंखें खुली और वो रियाना बोलकर उठ बैठ। उसकी आंखों में आंसू थे। ये उस तिरसांत से बिल्कुल अलग थे जिसे लोग जानते थे। तिरसांत को अभी भी वही सपना आया था जिससे उसके दिल में हलचल मच गई थी। वही तिरसांत के चीखने से ऋषभ और अद्विक की नींद खुल गई। जब उन दोनों ने तिरसांत को जागे देखा तो वो दोनों के चेहरे पर हैरानी आ गई, मगर जल्दी वो दोनों की हैरानी खुशी में बदल गई। दोनों जल्दी से तिरसांत की तरफ भागे। दोनों ने एक साथ तिरसांत को गले लगा लिया। वही तिरसांत अभी भी पूरी तरीके से होश में नहीं था। वो अपने पास रियाना को ढूंढ रहा था, मगर उन दोनों को गले लगाने से अचानक ही तिरसांत को होश आया। उसने उन दोनों को खुद से अलग किया। फिर वो अपनी दर्द भरी आवाज़ में बोला, रियाना कहाँ? उसे बुलाओ, मुझे उसे अभी मिलना। वो कहाँ? उसे जल्दी बुलाओ। उसकी बात सुनकर सब बोला, भाई डोंट वरी, रियाना अभी आ जाएगी, आप रेस्ट कीजिए। जिस पर तिरसांत ने गुस्से से अपने हाथ में लगी वीक उखाड़ फेंकी, जिससे उसके हाथ से खून बहने लगा। वो तेज आवाज़ में बोला, मुझे रियाना चाहिए अभी। वो कहाँ? मुझे उसे बचाना है, वो लोग उसे मार देंगे। इतना बोलकर वो पैनिक करने लगा। या उसके हाथों से खून बह रहा था। वो किसी के कंट्रोल में नहीं आ रहा था। तभी किसी ने उसे अपने गले लगा लिया, जिससे अचानक ही वो शांत हो गया, क्योंकि ये खुशबू सब कुछ उसका जाना पहचाना था, जिसे तिरसांत की आंखों में सुकून भर गया। ये कोई और नहीं रियाना थी, जो सुबह ही आई थी। कल रात जब रियाना पानी पीने के लिए उठी तो उसने देखा ऋषभ ने उसे काफ़ी कॉल किए, जिसे देखकर वो शौक थी। साथ ही उसे डर भी लगा कि ऋषभ के साथ हुआ क्या, इसलिए उसने तुरंत कॉल किया। दूसरी कॉल पर ही ऋषभ ने कॉल रिसीव कर लिया। फिर ऋषभ ने उसे सारी बातें बताई, जिसे सुनकर रियाना की सांसें
अटक गई। भले ही वो तिशान से गुस्सा थी मगर वो उससे अभी भी प्यार करती थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसने उसी टाइम हॉस्पिटल जाने की सोची मगर ऋषभ ने उसे रोक दिया और सुबह आने को बोल दिया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रात को हॉस्पिटल आकर रियाना बीमार पड़ जाए। वही कॉल रखने के बाद रियाना को नींद ही नहीं आई। वो रात भर तिशान के बारे में ही सोच रही थी। साथ ही उसने रात भर उसकी सलामती के लिए प्रार्थना की थी जो कि महादेव ने सुन भी ली। तभी तो तिशान को होश आ गया था। तिशान ने जैसे महसूस किया कि वो रियाना उसने खुद से दूर किया और उसके माथे पर किस कर दिया, जिसे देखकर ऋषभ और अद्विक बाहर चले गए। अभी कोई घर वाला नहीं आया था इसलिए उन दोनों ने तिशान और रियाना को अकेले छोड़ दिया। तिशान रोते हुए बोला, जाना आर यू ओके ना, तुम ठीक हो ना, प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाना। उसने रियाना को काफ़ी टाइटली पकड़ा हुआ था जैसे वो उसे छोड़कर भाग जाएगी। रियाना को समझ ही नहीं आ रहा था कि तिशान ये सब क्यों बोल रहा मगर उसे तिशान की आंखों में खुद को खोने का डर नजर आ रहा था जिसे देखकर उसके दिल में अजीब सी घबराहट हुई। तिशान काफ़ी डरा हुआ था। रियाना ने उसे बेड पर बिठाया फिर उसे कर लिया। फिर बहुत प्यार से बोली, तिशान शांत हो जाइए, हम ठीक है, हमें कुछ भी नहीं हुआ, आप डरिए मत, हम यही हैं आपके पास, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। तिशान ने जब रियाना की बातें सुनी तो वो रियाना को और भी ज़्यादा चिपक गया। रियाना को तिशान का बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि जिस तिशान को वो जानती थी वो तो मुश्किल सिचुएशन में भी शांति से काम लेता था मगर वो अभी कुछ अलग तरह से बिहेव कर रहा था। हालांकि रियाना ने उसे खुद से दूर नहीं किया। उसने उसे गले लगाए हुए ही ऋषभ को कॉल किया। जैसे ही ऋषभ ने कॉल उठाई रियाना बोली, ऋषु नर्स को भेजो, जिसे सुनकर ऋषभ ने ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। कुछ देर बाद कमरे में एक नर्स आई। जब उसने अंदर का नज़ारा देखा तो वो हैरान रह गई क्योंकि तिशान रियाना को हक किया हुआ था और वो कोई फैमिली मेम्बर्स नहीं बल्कि कोई लड़की थी। वो नर्स एक लड़की थी जिसकी एज रियाना से 2-3 साल ज़्यादा थी मगर वो भी खूबसूरत थी। हालांकि रियाना जितनी नहीं मगर वो लड़की सच में खूबसूरत थी इसलिए वो सोचने लगी कि जब तिशान होश में आएगा ज़रूर वो उसे देखकर उसके प्यार में पड़ जाएगा। मगर जब उसने ये नज़ारा देखा तो वो हैरान रह गई। उसे रियाना पर गुस्सा आया और उसे बहुत ही जलन हो रही थी इसलिए वो थोड़ी तेज़ आवाज़ में बोली, ये सब क्या हो रहा है। जिसे सुनकर रियाना और तिशान उस नर्स को देखने लगे। वही उसकी इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर तिशान की वॉइस सिकुड़ गई क्योंकि वो खुद के अलावा किसी की भी ऊँची आवाज़ नहीं सुन सकता था इसलिए वो कुछ बोलता उससे ही पहले रियाना बोली, नर्स एक्चुअली पैनिक कर रहे हैं इसलिए ही उन्हें बिको निकाल गया। जिसे सुनकर वो नर्स और भी गुस्से में आ गई। फिर थोड़ा गुस्से से बोली, अगर ऐसी बात थी तो आप यहाँ क्यों हैं? क्या आपको पहले ही मुझे नहीं बुलाना चाहिए था या फिर आप खुद को ही डॉक्टर समझने लगी हैं कि आपने गले लगाने से सब ठीक हो जाएगा। रियाना को कुछ समझ नहीं आ रहा था मगर उसने फिर भी मान लिया कि उसकी ही गलती थी। वो जैसे ही वो कुछ बोलते उससे पहले तिशान की खतरनाक आवाज़ आई, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जाना के साथ ऐसे बात करने की, क्या तुम मरना चाहती हो। वो नर्स इतनी बेवकूफ़ थी कि उसने तिशान की बातों को सीरियस नहीं लिया बल्कि उसे तो रियाना से और भी ज़्यादा नफरत हो रही थी। आखिर तिशान रियाना को सपोर्ट क्यों कर रहा था जबकि रियाना तो कुछ भी नहीं थी बल्कि वो नर्स खुद के दम पर इस हॉस्पिटल में नर्स बनी थी इसलिए वो खुद को सबसे महान समझती थी। इसलिए वो तिशान से बोली, मिस्टर भारद्वाज मैंने तो बस सच बोला क्योंकि ये मिस कोई डॉक्टर नहीं है मगर फिर भी इन्होंने हमें नहीं बताया। क्या ये आपको मारना चाहती थी। रियाना जो कब से उस नर्स को बर्दाश्त कर रही थी उसे गुस्से आने लगा क्योंकि उसकी आंखों की जलन और नफरत नोटिस कर रही थी इसलिए वो गुस्से में बोली, तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है, चुपचाप ड्रेसिंग करो और यहाँ से निकल जाओ। अगर अब तुमने कुछ भी बोला तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इस वक्त रियाना बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी आवाज़ भी बहुत ठंडी हो चुकी थी मगर वो नर्स अभी भी कुछ नहीं समझती और गुस्से से बोली, मिस आप मुझे धमकी नहीं दे सकती और मुझे अच्छे से पता है कि क्या करना है क्या नहीं। इतना बोलकर वो रियाना को देखने लगी जिसका चेहरा काला पड़ चुका था। रियाना को भी तेज़ गुस्सा आ रहा था। उसने तिशान को साइड किया जिससे तिशान किसी मासूम बच्चे की तरह उसे देखने लगा। रियाना ने उसके बालों पर हाथ फेरा फिर प्यार से बोले, हम यही हैं, थोड़ी देर रुकिए। इतना बोलकर उसने तिशान के माथे को चूम लिया और उस नर्स जिसका नाम कावेरी था उसकी तरफ बढ़ने लगी। रियाना कावेरी की तरफ गई। उसने अचानक ही कावेरी को थप्पड़ जड़ दिया फिर उसके बालों को पकड़ के बोली, क्या तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम मुझसे इस तरह बात कर पाओगी। हमने तुम्हारी आंखों में नफरत और जलन देख ली है। तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे पियंसों को अपना बना लोगी।
वही पियून से सुनकर कावेरी का चेहरा अजीब हो गया। वो हैरानी से बोली, मगर मैंने सुना है उन्होंने तो सगाई के लिए मना कर दिया। जिस पर रियाना बोली, हाँ, क्योंकि उन्हें हमसे प्यार है और वो हमारे अलावा किसी और से सगाई क्यों करेंगे। इसलिए अपनी ये गंदी नजरें उनसे दूर रखो, वरना तुम्हारी ये घटिया आंखें निकालने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। अब तुम जा सकती हो, मैं खुद ही ड्रेसिंग कर लूँगी। मैंने सोचा था कि तुमसे बेहतर तरीके से ड्रेसिंग करोगी, मगर लगता तुम अपने काम में सीरियस नहीं लेती। अब तुम यहाँ से जाओ, वरना मजबूरन मुझे गार्ड्स को बोलना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर कावेरी गुस्से से कांपने लगी। उसने एक नज़र नफरत से रियाना को देखा और पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद रियाना ने तिशांश की ड्रेसिंग की, मगर तिशांश उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। वो बस उसे ही अपने पास रखना चाहता था। तभी रियाना बोली, क्या बात है मिस्टर भारद्वाज, आप ऐसा बिहेव क्यों करे। जिस पर तिशांश रियाना को देखने लगा। वह इस वक्त बहुत ही क्यूट लग रहा था। वो प्यार से बोला, मैंने बहुत बुरा सपना देखा। जिसे रियाना उसे अजीब नज़रों से देखने लगी, जिसे महसूस कर तिशांश जल्दी से बोला, जाना वो सपना ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मेरे साथ पहले हुआ हो। तभी रियाना फ़ोन चलाते हुए बोली, अच्छा ऐसा क्या देखा लिया। जिस पर तिशांश बोला, मैंने देखा तुम जेल में हो, तुम्हें जेल में बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, जिस वजह से तुम मारी गई। जिसे सुनकर रियाना का चेहरा अजीब हो गया। उसके हाथों से फ़ोन छूटते छूटते बजा। उसके माथे पर ठंडा पसीना बहने लगा। उसकी आंखों में अभी भी अजीब तरह का डर तैर रहा था। हालांकि वो नितारा थी, मगर उसने जब से रियाना के शरीर में आई थी उसे वो सब कुछ महसूस होता था जो असली रियाना के साथ हुआ था। रियाना अपने मन में बोली, हाँ, मुझे बुरी तरह टॉर्चर किया गया था, और वो भी आपके कहने पर मिस्टर भारद्वाज। आपकी वजह से असली रियाना मारी गई थी। उसकी आंखों में नमी बन चुकी थी, मगर अभी तिशांश ने ये सब कुछ नहीं देखा, इसलिए वो आगे बोला, इसके बाद मैंने देखा मुझे करंट के झटके दिए जा रहे हैं, साथ ही तुम्हें टॉर्चर करते हुए वीडियो दिखाए जा रहे हैं। जाना वो सपना बिल्कुल सच लग रहा था। मैंने वो दर्द महसूस किया है। मगर ऐसे कैसे हो सकता, तुम जेल क्यों जाओगी, और मुझे टॉर्चर करने की औकात किसी की नहीं है। वही है, बातें सुनकर रियाना हैरान थी, क्योंकि उसे ये नहीं पता था कि तिशांश को टॉर्चर किया गया था। क्योंकि जब उस पर मीरा की किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगा था तब खुद तिशांश ने उसे जेल भेजा था। यहाँ तक कि उससे जेल में बोला गया था। तिशांश ने रियाना को टॉर्चर करने का ऑर्डर दिया था। उस समय रियाना पूरी तरह टूट चुकी थी। वो उस दिन हार मान चुकी थी। जब उस पर टॉर्चर हुआ तो उसके जीने की इच्छा मर चुकी थी, इसलिए वो बहुत जल्दी मर गई थी। मगर अभी तो तिशांश कुछ और ही बोल रहा था। वो तिशांश से बोली, क्या सच में आपने ऐसा सपना देखा। जिस पर तिशांश बोला, हाँ जाना, सच में। मगर तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगा। मेरा जिंदा रहते कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है तुमसे। रियाना हैरान थी। वो अपने मन में बोली, ऐसा कैसे हो सकता। अगर आपको भी टॉर्चर किया गया था, वो भी तब जब हमें जेल में टॉर्चर किया गया था, फिर हमें टॉर्चर करने के लिए किसने ऑर्डर दिए, वो भी आपके नाम से। हम उलझते जा रहे हैं, आखिर वो कौन है जिसने रियाना को बेवजह मार दिया। हमें पता करना ही होगा। रियाना ने एक नज़र तिशांश को देखा, फिर सीरियस आवाज़ में बोली, एक बात बताइए, उस दिन आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ। रियाना की बातें सुनकर तिशांश के चेहरे पर दर्द उतर आया। उसने रियाना की आंखों में देखा, फिर दर्द भरी आवाज़ में बोला, जाना, क्या तुम्हें मेरा ट्रस्ट सच में बुरा लगता है। वो उम्मीद कर रहा था रियाना को देखने लगा। वो चाहता था रियाना मना कर दे। उसकी आंखों में डर और बेचैनी थी। वही तिशांश की बातें सुनकर रियाना तिशांश को देखने लगी। इस वक्त रियाना के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बिना कुछ बोले तिशांश को देख रही थी। रियाना का कुछ न बोलना तिशांश के दिल में डर पैदा कर रहा था। रियाना तिशांश की तरफ बढ़ी। तिशांश बस एकटक रियाना की आंखों में देख रहा था। रियाना तिशांश की तरफ बढ़ने लगी, मगर तिशांश की पलकें तक नहीं, जबकि वो बस रियाना को ही देख रहा था। अचानक ही रियाना तिशांश के सामने खड़ी हुई और उसने तिशांश के चेहरे पकड़ा और उसके माथे पर किस कर दिया, जिससे हैरानी से रियाना को देखने लगा। थोड़ी ही देर में कदमों की आवाज़ दरवाजे से बाहर आई। तभी दरवाज़ा खुला, मगर जैसे ही उन लोगों ने अंदर का नज़ारा देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि रियाना तिशांश की गोद में बैठी हुई है। रियाना का चेहरा तिशांश के सीने में था। तान्या ये देखकर हैरान थी। वो सोचने लगी, आखिर ये लड़की कौन है जो उसके तिशांश के गोदी में बैठी हुई। तभी ताराजी कांपने लगी, जिसे रियाना एक झटके से उठ खड़ी हुई। मगर जैसे ही तान्या ने रियाना का देखा तो वो सदमे में चली गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। सबका ध्यान तिशांश और रियाना पर था, इसलिए किसी ने भी तान्या को नहीं देखा। तान्या रियाना की तरफ बढ़ी और उसने एक झटके से उसे खड़ा कर दिया, जिससे रियाना हैरान रह गई। जैसे ही तान्या उसे थप्पड़ मारने के हुई,
रियाना ने उसका हाथ मोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया, जिससे तान्या की आह निकल गई और उसे अपने हाथों में बहुत ही पेन हो रहा था, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, छोड़ो मुझे रियाना, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जिसे सुनकर रियाना ने आगे की तरफ उसे धकेल दिया। वो सीधा जाकर सारा से टकराई, मगर सारा ने उसे संभाल लिया। सारा गुस्से से बोली, रियाना तुम्हारी हिम्मत भी कैसे तान्या को ऐसे धकेलने की। जिस पर रियाना बोली, जैसे इस घटिया लड़की की हिम्मत हुई मुझ पर हाथ उठाने की। ये 2 कौड़ी की लड़की, इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर हाथ लगाने की। क्या ये अपनी औकात भूल चुके। इतना बोलकर वो नफरत से तान्या को देखने लगी। तारा जी आगे आई। उन्होंने त्रिशांश को अपने सीने से लगा लिया और वो रोते हुए बोला, तुम्हारा ध्यान कहाँ था ड्राइविंग के टाइम। क्या तुम्हारा ड्राइवर नहीं रख सकते थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। त्रिशांश ने भी तारा को हक कर लिया, फिर नरम आवाज में बोला, मोम आगे मैं ध्यान रखूंगा, अब सब ठीक है। तभी तारा जी रियाना के पास आई और रियाना से बोली, रियू मेरे इस नालायक बेटे को माफ़ कर दो प्लीज़, उसकी ज़िंदगी में आ जाओ। जिसे सुनकर रियाना हैरान रह गई। फिर नरमी से बोली, आंटी हम त्रिश से शादी नहीं कर सकते। आपने बोला ना कि त्रिश जी की कुंडली में मृत्यु दोष और तान्या की कुंडली में उस दोस्त को काटने का गुण है। जिसे सुनकर सब लोग एक दूसरे को देखने। तभी अर्चना जी बोले, बच्चा वो कुंडली तुम्हारी थी, क्योंकि हमने वो कुंडली तुम्हारे जन्म के हिसाब से बनाई थी। क्योंकि तुम हमारी बेटी हो, इसलिए वो तुम ही हो जो त्रिशांश का मृत्यु दोष ठीक कर सकती हो। वही तान्या हैरान थी, अर्चना जी को देख रही थी। उनका मेरी बेटी बोलना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो अभी भी उन्हें अपनी मोम मानती थी। वो अर्चना जी को खोना नहीं चाहती थी। रियाना बोली, मगर अब मोम आपने तो बोला था कि अगर हम त्रिशांश से शादी करेंगे तो हमारे ऊपर भी मृत्यु दोष लग जाएगा। जिस पर अर्चना बोली, हाँ बच्चा, मैंने ऐसे बोला था क्योंकि ये सच है। अगर तुम्हारे अलावा कोई और लड़के त्रिशांश से शादी करोगे तो उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। पहले मुझे नहीं पता था कि ये कुंडली तुम्हारी है, इसलिए मैंने तुमसे ऐसा बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कुछ भी हो जाए। क्योंकि तुम जिस नक्षत्र में हुई हो वो सिर्फ 1-2 लोगों का ही होता है जो त्रिशांश के दोस्त को काटने की शक्ति रखता है। वही उस सब की बातें सुनकर रियाना ने एक नज़र त्रिशांश को देखा जो उसे ही देख रहा था। फिर अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है। जिसे सुनकर त्रिश के चेहरे पर दुनिया भर की चमक आ गई, साथ ही वो मुस्कुराने लगा। वो इतना हैंडसम लग रहा था। जब रियाना ने उसे मुस्कुराते हुए देखा तो बस उसे देखती ही रह गई। भाई तान्या का भी यही हाल था। त्रिशांश की स्माइल देखकर तान्या का भी दिल तेजी से धड़कने लगा। वो अपने मन में बोली, नहीं त्रिश जी, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप सिर्फ मेरे हैं, मैं कुंडली नहीं मानती। मुझे पता है ये सब बस अंधविश्वास है। ऋषभ रियाना के गले लग गया। वो प्यार से बोला, मेरी कपकेक अब मेरी भाभी बनेगी। इतना बोलकर उसने रियाना के गाल खींचे। तभी उसे अपने ऊपर किसी की खतरनाक आंखें महसूस हुई, जिसे महसूस कर ऋषभ ने अपने आसपास देखा। तभी उसकी नज़रें त्रिशांश से जा मिली, जिससे उसकी आंखों में खतरनाक इरादे थे। जिसे देखकर ऋषभ जल्दी से रियाना से दूर हो गया। वो और अपने दांत दिखाने लगा। फिर अपने मन में बोला, ये भाई कितने डरावने। क्या कोई अपने छोटे भाई को ऐसे घूरता है? ये तो मुझे ऐसे घूरते हैं जैसे मेरी जान ही ले लेंगे। फिर खुद को ही समझाते हुए बोला, कपकेक से कम चिपका कर, वरना कहीं सच में तेरी जान ही ना ले ले। तान्या वहाँ से चली गई थी। उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सारा भी उसके पीछे पीछे वहाँ से निकल गई थी। तान्या की आंखों में आंसू थी और वो दौड़ते हुए वहाँ से जा रही। तभी वो गाड़ी के आगे आ गई, मगर वक्त रहते सारा ने उसे पीछे खींच लिया। फिर उसको गले लगाते हुए बोली, तनु क्या तुम पागल हो गई? अभी तुम्हें कुछ हो जाता। जिस पर तान्या रोते हुए बोली, मर जाने दे मुझे, क्योंकि किसी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब तो सबको सच्चाई पता चल गई है। मैं नहीं बल्कि रियाना शरीफ फैमिली की असली बेटी है। त्रिश जी को उस लड़की से प्यार करते हैं। मेरी ज़िंदगी एक मजाक बनकर रह गई है। मैं क्या करूं? जिस पर मुझे सबसे ज़्यादा घमंड था, आज वो चीज़ मुझसे छीन चुकी है। मैं नहीं बल्कि रियाना मोम डैड की असली बेटी है और उनका अपना खून। और मैं कौन हूँ मुझे तो अपने असली माँ बाप का भी नहीं पता। तभी सारा बोली, तू ये सब क्यों बोल रही है? शांत हो जा तनु। मेरे लिए तुम मेरी ही बहन हो और बड़ी मोम और बड़े पापा की बेटी, ना कि वो गरीब फटीचर रियाना। चाहे तुम अब उनकी बस अपनी बेटी नहीं हो, मगर वे तुम्हें बेटी मानते। आखिर इतने सालों का रिश्ता एक झटके में नहीं टूट सकता। अद्विक भाई तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और बड़ी मोम और बड़े पापा भी तुमसे बहुत ही प्यार करते हैं।
चाहे कुछ भी हो जाए तुम हमेशा उनकी बेटी रहोगी। रही बात ईशान जी को तो अभी सगाई होने वाली है, हुई नहीं है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए तुम चिंता मत करो। मैं उस रियाना को तुम्हारी खुशियाँ नहीं छीनने दूंगी। मगर वो उन दोनों को इस वक्त बात से अनजान थे। कोई उन दोनों पर नज़र रखे हुआ सारी बातें सुन रहा है। वो दोनों गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। उनके जाने के बाद वहाँ से एक आदमी बाहर निकला, उसने किसी को मैसेज किया और वहाँ से निकल गया। इधर तिरसांस के बाहर से सभी लोग बाहर आ गए। अब वहाँ सिर्फ रियाना और तिरसांस है। रियाना ने तिरसांस को देखा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या आप सच में हमसे शादी करना चाहते हैं या फिर से आपका प्लान कुछ हो रही है हमसे तान्या का बदला लेने का। जिसे तिरसांस हैरान हो गया। वो हैरानी से रियाना को देखने लगा, फिर बिना भाव के बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं तुमसे बदला लूँगा, वो भी तान्या का बदला। जिस पर रियाना बोली, वो इसलिए क्योंकि आप हमेशा ही ऐसा करते हैं। बहुत बार आपने हमें तान्या की वजह से पनिशमेंट दी है, इसलिए हमें लगा क्या पता आप इस बार भी ऐसा कर रहे हो। तिरसांस बेड से उठा और रियाना की तरफ चला गया और उसे गले लगाते हुए बोला, जाना, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ जितना मैं खुद से प्यार करता हूँ, उतनी ही ज़्यादा मुझे तुमसे भी मोहब्बत है। रही बात पनिशमेंट की, तो मैं तुम्हें पनिशमेंट इसलिए दी ताकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में रहे, क्योंकि तुम सरीन फैमिली से पैसे नहीं लेती थी और तुम्हारी फीस स्कॉलरशिप से आती थी, मगर तुम पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रही थी, इसलिए मुझे न चाहते हुए भी तुम्हें पनिशमेंट देनी पड़ती थी। और मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया, इसलिए मेरे प्यार के खुद के अलावा किसी और से जोड़कर उसकी इंसल्ट मत करना। फिर इतना बोलकर वो खड़ा हुआ। उसने रियाना के माथे को चूमा और फिर प्यार से बोला, आई लव यू जाना, आई लव यू सो मच। मगर रियाना ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। तिरसांस को बुरा तो लगा, मगर उसने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो इतनी जल्दी रियाना से माफ़ी या प्यार की उम्मीद नहीं कर सकता था। आखिर अनजाने में से ही मगर उसने रियाना को बहुत हर्ट किया था। तभी रियाना का फ़ोन बजने लगा। वो तिरसांस से अलग हुई और उसने फ़ोन उठाया, मगर उसके सामने वाले की बातें सुनकर रियाना के माथे पर बॉल पड़ गई। उसने फ़ोन रखा, फिर तिरसांस को देखते हुए बोली, मिस्टर भारद्वाज, हमें घर जाना है। कल तक तो आप शायद घर चले जाएंगे, हम आपसे मिलने आते रहेंगे। इतना बोलकर उसने अपना बैग पकड़ा और वहाँ से बाहर चली गई। बाहर अद्विक और ऋषभ खड़े। तभी रियाना बोली, ऋषभ मैं जा रही हूँ, ध्यान रखना मिस्टर भारद्वाज का। इतना बोलकर उसने एक नज़र अद्विक को देखा, फिर वहाँ से चली गई, जिसे देखकर अद्विक को बुरा लगा। मगर उसने कभी भी रियाना को सपोर्ट नहीं किया था, जिस वजह से रियाना की बॉन्डिंग अद्विक से कम थी। मगर वो निशांत के काफ़ी करीब थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकली, तभी उसे एक जाना पहचाना शख्स नजर आया। वो अपनी स्पोर्ट्स कार से बाहर निकला और जिसे आती जाती लड़कियां मुड़ मुड़ कर उसे देख रही थी, मगर उस लड़के को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो किसी का वेट कर रहा था। तभी उस शख्स की नज़र रियाना पर पड़ी। वो खुशी से बोला, प्रिंसेस जी, हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि निशांत ही था, जो रियाना के चाचा चाची का बेटा है, जो रियाना से बचपन से ही बहुत प्यार करता था। इस वजह से भी सारा रियाना को पसंद नहीं करती थी, मगर निशांत रियाना से बहुत प्यार करता था। वो सारा के हिस्से का प्यार भी रियाना से ही करता था। वो सारा को अपनी बहन नहीं मानता था। उसे सारा से कोई भी कनेक्शन फील नहीं होता था। उसके हिसाब से जो सारा एक बिगड़ैल अमीर जाती थी, जिसके पास पैसा तो था मगर उसके पास सेंस बिल्कुल भी नहीं थी। रियाना भी जल्दी से निशांत की तरफ गई और प्यार से बोली, भाई आप यहाँ। जिस पर निशांत बोला, हाँ, घर पर तुम नहीं मिली तो मोम ने बताया तुम हॉस्पिटल में हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गया। चलो चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए बहुत से गिफ्ट खरीदे हैं। जिससे रियाना के चेहरे पर चमक आ गई। उसे गिफ्ट बहुत पसंद थे, मगर सिर्फ उन लोगों के जो उससे प्यार करते थे, जिनसे वो प्यार करती थी।